नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गति और विराम के बारे में। गति क्या है, विराम क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। गति क्या है, तो कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो जाता है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु में किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, हम गति में कहते हैं। जैसे में चलती हुई रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी कह रहा है चलती हुई रेलगाड़ी, अब एक दूसरा शब्द आता है विराम। कह रहा है यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष नहीं बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु को विराम में कहते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग बोलें तो कह रहा है कि स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहेंगे, गति में कहेंगे। यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, विराम में कहेंगे। उदाहरण के लिए चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई रेलगाड़ी जो है वह बिजली के खंभे के सापेक्ष क्या है, गति में होती है। और कह रहा है कि जो बिजली के खंभे है किसी स्टेशन के सापेक्ष वह क्या है, विराम में स्थित, विराम में होती है। तो गति और विराम दोनों एक दूसरे का क्या है, रिलेटिव टर्म है, यानी सापेक्षिक शब्द है। जहाँ गति के जिक्र होती है वहाँ हमेशा विराम के जिक्र होती है। कोई भी वस्तु को गति में कहा जाएगा यानी वो किसके सापेक्ष, ये एक ही वस्तु अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी अलग अलग वस्तु या व्यक्ति के सापेक्ष, एक ही वस्तु अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी अलग अलग व्यक्ति और वस्तु के सापेक्ष एक ही समय गति और विराम में हो सकती है। जैसे पृथ्वी पर निवास कर रहा व्यक्ति एक घर के सापेक्ष, मतलब खड़ा व्यक्ति वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष विराम में होता है, लेकिन वही पृथ्वी पर रह रहा व्यक्ति वस्तु शून्य के सापेक्ष क्या होता है, गति में होता है। यानी हर एक वस्तु एक ही वस्तु गति और विराम दोनों अवस्था में हो सकता है, लेकिन वह निर्भर करता है किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। उसको देखने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा लिया गया है, यानी गति और विराम दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सापेक्ष शब्द हैं। यानी जहाँ गति का जिक्र होगा वहाँ विराम का जिक्र क्या होगा, अवश्य होगा। अब गति और विराम में एक चीज और हमें पढ़ना है, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो हम देखेंगे तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, कह तय की गई दूरी क्या कहलाता है, तो कह रहा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किया गया रास्ते की कुल लंबाई यानी पाथ की लंबाई उस वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। यानी डिस्टेंस क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किया गया रास्ते का क्या है, कुल लंबाई है। कह रहा कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। यदि वह व्यक्ति ए से बी पर जा रहा है, एक व्यक्ति है जो स्थान ए से बी पर जा रहा है, यदि स्थान ए से बी जाने में वह जिस रास्ते का प्रयोग करता है, यदि इस रास्ते का प्रयोग किया होगा तो इस रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, तय की गई दूरी कहलाती है। यदि वह सी से होकर गया तो ए सी बी कह रहा है वस्तु द्वारा क्या किया गया है, तय किया गया दूरी है। यदि वही वस्तु यदि कह रहा है कि डी से होता हुआ जाए तो ए डी बी यह क्या कहलाएगा, उस वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी कहलाएगा। यानी तय किया गया दूरी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जाने में तय किया गया कुल पाथ यानी रास्ता का क्या है, लंबाई है। तय किया गया रास्ता का लंबाई है। अब कह रहे हैं कि जो दूरी है वह एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी हमेशा यानी रास्ता की लंबाई
चाहे वह व्यक्ति किसी वृत्तीय पाथ पर चल रहा हो, एक स्थान से घूमते घूमते वहाँ फिर से पहुँच जाए, लेकिन वह घूमने में तो कोई ना कोई रास्ता का प्रयोग किया होगा और उस रास्ता का लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, यानी तय किया गया दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। यानी दूरी एक अदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका SI मात्रक मीटर और CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। M के S मात्रक बोला जाए तो भी क्या होता है, मीटर। अब करें दूरी के बाद एक टर्म आता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन विस्थापन किसे कहते हैं, कर किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किया गया पाथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया पाथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी विस्थापन किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी है। विस्थापन भी क्या है, पाथ की लंबाई है, लेकिन वो कैसी पाथ की, जो पाथ न्यूनतम हो, जो कम से कम हो। जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान A से B जाता है, जो कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान A से B जाता है, स्थान A और B को मिलाने वाला जो न्यूनतम पाथ होगा, जो सरल रेखा होगी, जो सीधी रेखा होगी, वह क्या कहलाएगा, व्यक्ति द्वारा या वस्तु द्वारा तय किया गया क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कहलाएगा। जैसे दूरी में हम लोग पढ़े थे कि दूरी कोई भी रास्ते से जाए उस पाथ की लंबाई को क्या कहते थे, दूरी। जैसे C से होकर जाए, D से होकर जाए, ये सब दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन भी एक प्रकार के न्यूनतम दूरी है, पाथ की लंबाई ही है। लेकिन यह कैसी पाथ की लंबाई है, तो जो सबसे न्यूनतम होती है, जो सबसे छोटी पाथ होती है, उस पाथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब कह रहे कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन हमेशा, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। करें कि विस्थापन में व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है। जैसे आदमी को पूरब जाने के लिए कहा जाए, यदि आदमी वो पश्चिम चला जाए, यानी उसकी विस्थापन क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। जबकि दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी एक अदिश राशि है, धनात्मक एक क्या है, सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, जबकि विस्थापन का भी SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि दूरी और विस्थापन एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, और लंबाई का SI मात्रक मीटर, इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब इसके बाद हम एक टर्म और पढ़ेंगे, चाल। चाल क्या कहलाता है, चाल यानी स्पीड। स्पीड किसको बोलते हैं, चाल लेंगे स्पीड। करें कि चाल क्या है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। करें कोई भी व्यक्ति, सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोले, कोई भी व्यक्ति या वस्तु इकाई समय में, यानी इकाई समय में जितना दूरी तय करता है, उस दूरी को ही क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो कह रहा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा इकाई समय में
तय की गई चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी का SI मात्रक मीटर और समय का सेकेंड, इसलिए चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए चाल भी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि दूरी और चाल, दूरी और समय दोनों धनात्मक है, और धनात्मक बटा धनात्मक हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है और चाल हमेशा धनात्मक होता है। चाल बराबर होता है V बराबर S बाई टी, यानी S बराबर VT, और S बराबर VT जो फॉर्मूला है उसको हम याद रखेंगे और उसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल बनाते समय करेंगे। देखिए अब हम देखेंगे औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। कह रहा है किसी वस्तु को कुल दूरी तय करने में जितना समय लगता है उस समय से यदि हम डिवाइड कर दे तो ये पता चलेगा कि औसत चाल क्या है। औसत चाल कब निकाला जाता है? जब एक ही वस्तु एक अलग अलग समय में अलग अलग चाल से चलती है और पूछा जाए कि कुल रास्ते की औसत चाल क्या है। जैसे कोई वस्तु है, यानी कोई रेलगाड़ी है, यदि वह भोपाल से, कोई रेलगाड़ी यदि भोपाल से आगरा कुछ और चाल से चलती है और आगरा से दिल्ली जाने के लिए वह अपनी चाल क्या करती है? बढ़ा लेती है। तो अलग अलग चाल से चली, यदि पूछा जाए कि वह उसको भोपाल से दिल्ली जाने में उसकी चाल क्या रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं? औसत चाल निकालते हैं। इसमें दो केस है जिसको हमको याद रखना चाहिए। वह दो केस, पहला केस क्या है? एक केस है कि यदि कोई गाड़ी, व्यक्ति या वस्तु आधे दूरी, यानी आधा जो दूरी है, यानी A से B तक V1 चाल से जाते हैं, A से B तक V1 चाल से, और B से C तक V2 चाल से। इफ, यानी यदि AB जो है वह BC के बराबर है, यानी V1 और V2 जो चाल से वस्तु चला है वह दूरी क्या हो? बराबर हो। AB बराबर BC हो, यानी आधा दूरी V1 चाल से और आधा दूरी V2 चाल से तय किया हो, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है क्या? 2V1 V2 बटा में V1 प्लस V2। 2V1 V2 बटा में V1 प्लस V2 होता है। तो औसत चाल बराबर मालूम चला? औसत चाल बराबर क्या? यदि कोई वस्तु आधा दूरी V1 चाल से और आधा दूरी V2 चाल से दिया हो, यदि उसका औसत चाल निकालने के बोले तो हम लोग क्या करेंगे? 2V1 V2 बटा में V1 प्लस V2 क्या करेंगे? इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब एक केस और है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है कि यदि कोई वस्तु, केस नंबर 2 है यदि कोई वस्तु T1 टाइम तक V1 चाल से, यानी आधा समय तक V1 चाल से चले और आधा समय तक V1 चाल से चले और दूसरा आधा समय तक क्या करे? V2 चाल से चले, यानी T1 टाइम तक V1 चाल से और T2 टाइम से V2 चाल से चले। लेकिन यदि T1 T2 बराबर हो, यानी समय जो है वह क्या है? बराबर है। आधा समय तक V1 चाल से, आधा समय तक क्या करे? V2 चाल से चले, तो उस केस में औसत चाल की फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 बाई 2। V1 प्लस V2 बाई 2। अब हमें तीसरा चीज पढ़ना है, वेग। चाल हो गए, चाल क्या है? औसत चाल, अचाल। अब हमें पढ़ना है वेग। वेग किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि इकाई, वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन
इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। करे किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है वेग यानी वेलोसिटी बराबर इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन अब बाटा में समय। अब वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का SI मात्रक समय के सेकेंड यानी वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। विस्थापन का SI मात्रक मीटर और समय का SI मात्रक सेकेंड, यानी कह रहा है कि वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड। जब अब कह रहा है कि विस्थापन हम लोग पढ़े हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। समय हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब वेग समय क्या होता है कि धनात्मक होता है। अब देखिए जब विस्थापन धनात्मक होगा धनात्मक में धनात्मक से भाग देंगे तो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। विस्थापन ऋणात्मक होगा ऋणात्मक में धनात्मक से भाग देंगे तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। और जब विस्थापन शून्य होगा उसमें धनात्मक से भाग देंगे तो क्या आएगा? कर शून्य आएगा। यानी जब विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग भी धनात्मक होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक होगा, विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी शून्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक क्या है? सदिश राशि है। इसके बाद हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे, त्वरण। त्वरण किसको बोलते हैं? कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। त्वरण का फॉर्म क्या होता है? डिफिनेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। दूसरे भाषा में वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। उसी को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण को डिनोट करते हैं ए से, यानी ए बराबर होता है यदि किसी वस्तु का शुरू में v1 u है, अब बाद में क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक में। चेंज कैसे निकालेंगे? जो अंतिम में हुआ उसमें कह रहा है कि पहले वाला क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यह वेग में परिवर्तन आया। जो शुरू में अंतिम में है वो, और जो शुरू से बढ़कर अंतिम हुआ, चाहे घटकर अंतिम हुआ, तो उसमें से अंतिम में से शुरू वाला वेग घटा देंगे तो वेग में परिवर्तन हुआ। लेकिन दर कह रहा है यानी इकाई समय में निकालने के लिए जितना समय लगा परिवर्तन होने में उसे क्या करेंगे? टी से डिवाइड कर देंगे। उस समय से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी इसको हम लोग पढ़ सकते हैं वेग में परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन, अब इसको लिख सकते हैं टी डिवाइड में तो गुणा में आएगा, तो ए टी बराबर है v माइनस यू के, यानी v बराबर है यू प्लस ए टी के, यानी v बराबर होगा u प्लस ए टी। इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? गैलीलियो के गति का प्रथम समीकरण। गैलीलियो के गति का यह क्या है? प्रथम समीकरण है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इसके अब देखिए त्वरण। अब त्वरण में हम लोग लिखे थे कि ए बराबर v माइनस यू बटा में टी। अब देखिए ए, तो यह एक प्रकार का वेग है,
वेग में परिवर्तन आएगा तो आने के बाद भी क्या आएगा, वेग ही आएगा। कुछ भी जो भी आए, कुछ भी घटाने के बाद भी क्या होगा, वेग आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि 10 गाय में यदि 4 गाय कहीं चली गई तो जो 6 बची वो क्या बचेगी, गाय ही बचेगी। यानी यह वेग में परिवर्तन हुआ, फिर भी लेकिन परिवर्तन जो आएगा वो क्या आएगा, वेग आएगा। तो वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड। अब करा लेकिन दर निकालेंगे तो टाइम से डिवाइड करेंगे, ये भी क्या होगा, सेकेंड, यानी सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कह रहा है कि त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर। तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब कह रहे कि वेग एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक प्रकार का सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड, त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यानी यह वेग है, परिवर्तन भले हुआ है लेकिन एक प्रकार क्या है, वेग है। वेग यदि धनात्मक होगा तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी वेग में जो परिवर्तन होगा धनात्मक, तो वेग भी क्या होगा, धनात्मक। यानी त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। त्वरण जो है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे, लेकिन जो ऋणात्मक त्वरण है, उस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। आता है डी एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। तो ऋणात्मक त्वरण जो होता है, जब जो वेलोसिटी में जो वेग में परिवर्तन हो, यदि वह ऋणात्मक हो तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक। और उस ऋणात्मक त्वरण का नाम क्या दिया गया है, मंदन, यानी डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और इसका नाम क्या रखते हैं, त्वरण का एक्सेलरेशन और मंदन का डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जब हम एक बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट करने के बाद गति क्या होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती है यानी उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है समय के साथ। यानी वहाँ जो त्वरण उत्पन्न होता है वह धनात्मक त्वरण है, यानी उसको त्वरण बोलते हैं। जब हमें किसी बाइक या गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकते हैं तो उसकी वेग में क्या होता है, चाल में, वेग में क्या होता है, कमी आती है। यानी कतक जो परिवर्तन आती है वह ऋणात्मक आती है, और उस अवस्था में उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी मंदन बोलते हैं, यानी डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। और ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन का SI मात्रक भी वही जो त्वरण का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऋणात्मक त्वरण भी एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि है। आज इसके बाद हम 2 इक्वेशन पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग अभी पढ़े इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, यानी गति के समीकरण क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग देखें कि A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी के, यानी AT बराबर होगा V माइनस यू के, यानी V बराबर होगा U प्लस AT के। यह गति का पहला समीकरण है। यह गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT। दूसरा समीकरण होता है V स्क्वायर बराबर होगा U स्क्वायर प्लस 2AS के। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT के स्क्वायर। UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी गति का यह 3 समीकरण, एक स्पेशल केस के लिए चौथा समीकरण है। एक स्पेशल केस के लिए क्या है, हमारे पास चौथा समीकरण है। यानी SN बराबर, अब कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एनवा समय में पूछे कि कोई वस्तु या व्यक्ति कितना दूरी तय करता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है SN बराबर, SN बराबर एक फॉर्मूला होता है U प्लस हाफ A इंटू 2n माइनस 1। यह nth समय में जब दिया होगा कि जैसे दिया होगा कि कोई वस्तु 4 सेकेंड तक इतना वेग से बढ़ रहा है, चौथा सेकेंड में उसके द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, तो उस केस में हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और इसका ये लिख लेंगे कि कौन क्या होता है। तो हमको लिखेंगे U जो है वह प्रारंभिक वेग है, U जो है वह प्रारंभिक वेग है, V जो है
अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, अब v जो है अंतिम वेग, t जो है वह समय है, s जो है तय किया गया दूरी है। इसके बाद एक चीज़ और बचा, a है वह त्वरण है। इसके बाद एस एन क्या है, तो एस एन एनवा समय में, एन समय में, एन नहीं एनवा समय में, एनवा समय में तय किया गया दूरी है। इतना चीज हमें याद रखना चाहिए। एन क्या है, एन कर कि एन एनवा समय में तय किया गया दूरी क्या है, एस एन है। इतना चीज याद रहेगा तो हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हमको भरोसा है, विश्वास है कि आपको मेरा बताया हुआ कंसेप्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल बनाएंगे इस चैप्टर का, इसमें न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बनाना टफ नहीं है, बहुत आसान है। उस क्लास में हम देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल पर शुरुआत किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है। इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।